सब कहते हैं कि बचपन के यार इतने करीब होते हैं कि कभी हमसफर नहीं बन पाते। पर उसकी वो भैया वाली पुकार धीरे धीरे मेरे दिल को अपना कैदी बना चुकी थी। मैं और वाइट निंगबिन 24 सालों तक सिर्फ पक्के यार थे। फिर एक दिन वो हाथ में तकिया लिए आई और कहने लगी कि चलो नकली कपल बनने का नाटक करते हैं। अब वो मुझे शेन कियाओ भैया बुलाने लगी थी। मेरी बास्केटबॉल जर्सी पहनकर वो मेरे घुटनों पर सिर रखकर लेट जाती। मेरे ऑफिस के साथियों के सामने वो हक से मेरा हाथ थाम लेती। मैं हर बार खुद को यही समझाता कि ये सब बस एक नाटक है। पर उस रात जब मैंने सुना कि कोई और लड़का उसे बाहर ले जाने की बात कर रहा है, तो मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने उसके हाथ से फोन छीना और दो तूक कह दिया, वो खाली नहीं है। उसने अपनी पलकें झपकाते हुए मुझसे पूछा कि मेरा मतलब क्या है। मैं घबरा गया। फोन की दूसरी तरफ से अब भी उस लड़के की आवाज आ रही थी। निंगबिन, क्या कल रात तुम फ्री हो? मैंने एक बहुत अच्छा फ्रेंच रेस्टोरेंट देखा है। सामने वाइट निंगबिन खड़ी थी, मेरी ही जर्सी पहने हुए। वो सोफे पर पैर समेटे बैठी थी और उसके होठों में आधा चिप्स दबा हुआ था। जैसे ही उसने फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ पीछे खींच लिया और सीधे माइक पर बोल दिया, वो खाली नहीं है। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा गला सूख रहा था और मेरी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मुझे खुद अपनी आवाज अजनबी लगी। मैंने कहा, उसका बॉयफ्रेंड, और कॉल काट दिया। हॉल में अचानक इतनी खामोशी छा गई कि फ्रिज के चलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वाइट निंगबिन ने धीरे धीरे अपना चिप्स चबाकर खत्म किया और अपनी उंगलियों को चाटा। शेन कियाओ, उसने अपनी गर्दन तिरछी की और पूछा, अभी तुमने क्या कहा? तुम कौन हो? मैं फोन की स्क्रीन को देखता रहा। दिमाग में सब कुछ उलझ चुका था। मैंने अभी अभी क्या कर दिया था? ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी पक्की दोस्त पर अपना मालिकाना हक जता दिया हो। वो दरअसल मैंने अपनी नॉर्मल आवाज में लौटने की कोशिश की। उस बंदे की आवाज ही अच्छी नहीं लग रही थी। कोई बुरा आदमी लग रहा था। वो मेरी तरफ थोड़ा और झुकी। मेरी जर्सी का कॉलर उसके कंधों से थोड़ा ढीला पड़ा हुआ था। उसने शरारत से पूछा, अच्छा, तो इसलिए तुमने मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया? ये कोई नाटक नहीं था। मेरे पास शब्दों की कमी पड़ गई थी। उसने फिर टोका, पर क्या हम सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे? और क्या एक्टिंग में किसी का फोन काट देना भी शामिल है? मैंने अपना मुंह खोला, पर गले से कोई आवाज ही नहीं निकली। वो सोफे पर घुटनों के बल खड़ी हुई और मेरी तरफ थोड़ा और सरक आई। शेन कियाओ, उसकी आवाज अब धीमी और गहरी हो गई थी। कहीं तुम सच में तो नहीं? मैं झटके से खड़ा हो गया। मैं नहाने जा रहा हूं। मैं लगभग भागते हुए बाथरूम में घुसा और नल खोल दिया। जब ठंडा पानी मेरे सिर पर पड़ा, तब जाकर दिमाग थोड़ा ठिकाने आया। आईने में देखा तो मेरे कान अब भी लाल थे। आखिर मुझे हुआ क्या था? जैसे ही उस लड़के ने उसे निंगबिन बुलाकर फ्रेंच डिनर पर चलने को कहा, मेरा हाथ मेरे दिमाग से तेज चला। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ये सब गलत है। मैं और वाइट निंगबिन तो तब से साथ हैं जब हम छोटे बच्चे थे। जब वो 5 साल की थी तो उसने मुझे कीचड़ के गड्ढे में धक्का दे दिया था। 7 साल की उम्र में उसने मेरी खिलौना कार छीन ली। 12 की हुई तो मेरी नोटबुक पर सूअर की शक्ल बना दी। और 18 साल की उम्र में जब उसने पहली बार ज्यादा पी ली थी तो उसने मेरे ऊपर ही उल्टी कर दी थी। 24 सालों तक हमारा रिश्ता एकदम साफ था, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह। पर 3 महीने पहले सब बदल गया। उसकी मां ने शादी के लिए उस पर इतना दबाव डाला कि वो टूट गई। एक रात वो अपना तकिया लिए मेरे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। शेन कियाओ, भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है।
बस कुछ वक्त के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर लो। मैं उस वक्त गेम खेलने में बिजी था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मैंने कह दिया, किसी और को ढूंढ लो। मेरे पास तुम्हारी इस फिल्मी नौटंकी के लिए वक्त नहीं है। उसने सीधा अपना तकिया मेरे मुंह पर दे मारा और बोली, नहीं, सिर्फ तुम मुझे अच्छे से जानते हो, तो पकड़े जाने का डर भी नहीं होगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। वो इस बात पर यकीन करेंगे? नामुमकिन। वो जिद पर अड़ गई। कोशिश तो करो, वैसे भी तुम सिंगल हो, एक दूसरे की मदद हो जाएगी। उस वक्त मुझे लगा था कि ये दुनिया का सबसे घटिया आइडिया है, पर आज जब मैं बाथरूम में खड़ा अपने कांपते हुए हाथों को देख रहा हूं, तो एहसास हो रहा है कि 3 महीने पहले ही कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। सब कुछ रास्ते से भटक चुका था। जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो वो हॉल में नहीं थी। मैंने चैन की सांस तो ली, पर मन के किसी कोने में एक अजीब सी मायूसी भी महसूस हुई। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटकर छत को घूरने लगा। 3 महीने पहले जिस दिन वो मेरे पास आई थी, उस दिन की एक एक बात मेरे दिमाग में साफ होने लगी। वो अपना वो अजीब सा बदसूरत गाजर वाला तकिया पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा था, मम्मी कह रही हैं कि अगर मैंने अब भी कोई लड्डिचका नहीं ढूंढा तो वो मुझे लेकर सीधा शादी के रिश्तों वाले मेले में खड़े ही हो जाएंगी। मैंने उसे अंदर बुलाया और एक कोक कोक की केन पकड़ दी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को भी पकड़ कर अपना बॉयफ्रेंड बना लो? वो फर्श पर पैर समेटकर बैठ गई और बोली, तुम कोई भी नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे यार हो। बस उसकी इसी एक बात ने मेरा दिल पिघला दिया। मैंने हार मान ली। ठीक है बाबा, करूंगा नाटक। शुरुआत में ये वाकई सिर्फ एक नाटक था। हम उसके मम्मी पापा के सामने बस दिखावा करते थे। सोफे पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठ जाते, पर कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं छुआ। उसकी मम्मी ने जब पूछा कि हम दोनों का चक्कर शुरू कैसे हुआ, तो उसने बड़ी मासूमियत से झूठ बोल दिया। बस अचानक लगा कि शेंग कियाओ वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिला दिया, पर जैसे ही हम घर से बाहर निकले सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसने मेरे कंधे पर एक मुक्का मारा और बोली, वाह, एक्टिंग तो बड्ढी जबरदस्त कर लेते हो। मैंने भी मजाक में जवाब दिया, और नहीं तो क्या। पर यह सब बदलना कब शुरू हुआ? शायद तब जब उसने पहली बार मुझे शेंग कियाओ भैया, शेंचाओ ब्रदर कहकर बुलाया। हम उसके घर पर डिनर कर रहे थे। उसकी मम्मी ने मेरी थाली में इतना खाना भर दिया कि वो पहाड़ा जैसा दिखने लगा। तभी निंगबिन ने बड्डे स्वाभाविक अंदाज में मेरी थाली अपनी ओर खींची और आधा खाना अपनी प्लेट में डाल लिया। वो बोली, मम्मी, इसे खिला खिलाकर सुअर मत बनाओ। शेन कियाओ भैया को ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है। ये सुनकर मेरे हाथ से लगभग चम्मच गिर ही गया था। उसने आज तक मुझे कभी ऐसे नहीं पुकारा था। बचपन से लेकर अब तक वो हमेशा मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाती आई थी, शेंग कियाओ। और जब वो गुस्से में होती तो उसका अंदाज होता था, जुन, शेंग कियाओ, तुम एक नंबर के गधे हो। पर अचानक उसके मुंह से वो एक शब्द, शेंग कियाओ भैया, वो शब्द सुनते ही मेरी पीठ में मानो बिजली की लहर दौड़ गई। घर लौटते वक्त मैंने उससे पूछा, अभी तुमने मुझे क्या बुलाया था? उसने आंखें झपकाते हुए बद्दी सादगी से कहा, देखो, अगर नाटक करना है तो पूरी शिद्दत से करना चाहिए ना। नाम लेकर बुलाना कितना पराया सा लगता है। मैंने टोकते हुए कहा, पर इतना रोमांटिक होने की भी जरूरत नहीं थी। वो हंस पड़ी, क्यों? मुझे तो सुनने में बद्धा अच्छा लग रहा है। उस दिन के बाद से वो मौका मिलते ही मुझे इसी नाम से बुलाने लगी। कभी फोन पर कहती, शेंग कियाओ भैया, मेरा एक पार्सल आया है, प्लीज कलेक्ट कर लो ना। कभी मेरे घर खाना खाने आती तो आवाज लगाती, शेंग कियाओ भैया, खाना तैयार हुआ या नहीं। हर बार जब वो मुझे उस नाम से पुकारती, मुझे जवाब देने में कुछ सेकंड्स लग जाते। मैं खुद को बार बार समझाता कि ये सब बस उस नाटक का हिस्सा है, पर दिल के किसी कोने में मुझे पता था कि अब कुछ बदल चुका है। अगले दिन शनिवार था। मैं दोपहर तक सोता रहा। जब सोकर उठा और कमरे से बाहर आया तो देखा वो डाइनिंग टेबल पर बैठी बाहर से मंगाया हुआ खाना खा रही है। उसने अभी मेरी वही बास्केटबॉल जर्सी पहन रखी थी और शायद नीचे कुछ नहीं पहना था। मैंने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? धोने के लिए डाले हैं, उसने चम्मच चबाते हुए लापरवाही से कहा। तुम्हारी एक शर्ट मांग ली तो क्या हुआ?
इतने कंजूस क्यों बन रहे हो? बात कंजूसी की नहीं थी। बात यह थी कि वो बास्केटबॉल जर्सी उस पर बहुत ढीली थी। उसका गला काफी बड्डा था और नीचे का हिस्सा बस उसकी जांघों तक आ रहा था। वो नज़ारा मेरे दिमाग में हलचल मचाने के लिए काफी था। मैं चुपचाप पानी का गिलास भरने चला गया। उसने पूछा, आज का क्या प्लान है? सोने का। क्या सोओगे? चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। नहीं जाना। शेंग किया हो भैया। लो, फिर शुरू हो गई। मेरे हाथ से गिलास थोड़ा हिल गया और पानी बाहर छलक आया। मैंने कहा, तुम थोड़ा नॉर्मल रहा करो। मैं नॉर्मल ही तो हूं, वो अपनी टांगें हिलाते हुए बोली। अब एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पर ले जाए, ये तो HQ बनता है ना। मैं कहा, पर ये सब नकली है। नकली है तो क्या, एक्टिंग में ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है। आखिरकार मैं हार मानकर उसके साथ चला गया। मॉल में उसने बड़ी सहजता से मेरा हाथ थाम लिया। मेरा शरीर एकदम पत्थर की तरह अकद्दा गया। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, थोड़ा रिलैक्स करो, एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। पर सच तो यह था कि मैं रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा था। उसके जिस्म का एहसास मेरे हाथ से टकरा रहा था और उसके बालों से आती शैम्पू की खुशबू सीधे मेरे दिमाग पर असर कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी मेरा हाथ नहीं थामा था। कॉलेज के दिनों में भी हम साथ घूमते थे। तब वो मुझे एक चलते फिरते कपड़ों के स्टैंड की तरह इस्तेमाल करती थी और मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ देता था। पर आज आज मेरा रोम रोम जैसे जाग गया था। तभी एक लिंजरी शॉप, इनरवियर स्टोर के पास पहुंचते ही उसने अचानक मेरा हाथ अंदर की तरफ खींचा। अरे रुको। मैं दरवाजे पर ही ठिठक गया। यहां मेरा अंदर जाना जरूरी नहीं है ना? चलो ना, मुझे तुम्हारी राय चाहिए। मैं क्या राय दूंगा? इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, वो मुझे अंदर खींच चुकी थी। वहां खड्डी सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए हमारी तरफ बढ़ी। निंगबिन ने कुछ कपड़ों की तरफ इशारा किया और बोली, प्लीज मेरे साइज के हिसाब से ये ट्राई करने के लिए दीजिए। मैं वहां ढेरों लेस लेस और रेशमी कपड़ों के बीच खड्डा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखूं। तभी उसने एक ब्लैक लेस वाली ब्रा उठाई और मेरे सामने लहराते हुए पूछा, ये कैसी लग रही है? मेरी नजरें इधर उधर भटकने लगी। मैंने हकलाते हुए कहा, आह, ठीक ही है। वो हंस पड़ी। ठीक ही है का क्या मतलब होता है? हृदकों की पसंद भी ना एकदम अजीब होती है, उसने हंसते हुए कहा। आखिरकार उसने 2 सेट खरीद लिए। जब सेल्स गर्ल उन्हें पैक कर रही थी तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपकी गर्लफ्रेंड का फिगर बहुत अच्छा है, उन पर हर चीज जचती है। मैंने बस एक सूखा सा हूं कह दिया। दुकान से बाहर निकलते ही निंगबिन ने मेरी बांह पर चुटकी ली और चिढ़ाते हुए बोली, अभी तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो गए थे? मैंने बहाना बनाया, गर्मी की वजह से। वो बात को खींचते हुए बोली, अच्छा, तो गर्मी की वजह से थे। उस रात जब मैं घर लौटा तो मुझे एक सपना आया। उस पूरे सपने में वो बस उसी ब्लैक लेस वाली लिंजरी में नजर आ रही थी। जब मेरी आंख खुली तो बिस्तर की हालत गवाही दे रही थी कि क्या हुआ है। मैं छत को घूरते हुए बस यही सोच रहा था, बर्बाद हो गया शेंग कियाओ। तुझे अपनी सबसे पक्की दोस्त पर ही गंदे ख्याल आने लगे हैं। सोमवार को ऑफिस जाते वक्त मैं जानबूझकर जल्दी निकल गया ताकि मुझे उसके साथ ना जाना पड़े। पूरा दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लगा। दोपहर को मीटिंग के दौरान एक कलीग ने अपनी गलती का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ दिया। मैं अभी सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। ऑफिस के साथी मेरे पास इकट्ठा हो गए। अरे शेंग कियाओ, तुमने कब सेटिंग कर ली? भाभी तो बड्डी खूबसूरत हैं और देखो कैसे तुम्हारा पक्ष ले रही थी। अब समझ आया कि आजकल छुट्टी होते ही तुम गायब कहाँ हो जाते हो। मैंने बस मुस्कुराकर बात टाल दी, पर मेरा दिमाग चकरा रहा था। छुट्टी के वक्त वो सच में नीचे मेरा इंतजार कर रही थी। ऑफिस के लाडचकों ने शोर मचाना शुरू किया तो उसने बद्दे हक से मेरी बांह थाम ली। जब हम सबसे थोड़ा दूर निकल आए तब मैंने पूछा, तुम्हें हमारी मीटिंग के बारे में कैसे पता चला? उसने आंख मारते हुए कहा, बस अंदाजा लगा लिया। तुम सुबह से ही खोए खोए थे, फोन तक घर भूल गए। मुझे लगा पक्का आज डांट पड़ने वाली है। मैंने फिर पूछा, और वो मीटिंग की रिपोर्ट? वो खिलखिलाकर हंसी। अरे, वो तो बस उसे डराने के लिए झूठ बोला था। मैंने तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं देखी थी। मैं हैरान रह गया। उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस से डराना, समझे? वो बद्दे गर्व से बोली, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही निपटना चाहिए। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी, इतना, जो एक सिर्फ दोस्त की हदों से बहुत बाहर था। व्हाइट निंगबिन, मैंने अचानक अपने कदम रोक ली। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है।
मैंने कहा। उसने पलटकर पूछा, क्या सब? तुम्हारा साथ देना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना, या तुम्हें भैया बुलाना? वो मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, और अगर मैं ये कहूं कि मैं नाटक नहीं कर रही थी तो? मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। क्या मतलब? मतलब वही जो तुमने सुना। वो आगे बढ़ गई और चलते हुए बोली, छोड़ो ये सब, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। उस रात मैंने क्या खाया मुझे कुछ याद नहीं। मेरा पूरा ध्यान उसकी बातों पर था। अगर वो नाटक नहीं कर रही थी तो फिर इसका क्या मतलब था? क्या वो वाकई सीरियस थी? पर हम तो 24 सालों से सिर्फ दोस्त थे। ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? और अगर वो मुझे पसंद करती भी थी तो इतना घुमा फिरा कर क्यों कह रही थी? वो सीधे सीधे भी तो बोल सकती थी। फिर अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, नहीं, वो पक्का मजाक कर रही होगी। निंगबिन बचपन से ही मुझे परेशान करने और मेरा मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जरूर ये उसकी कोई नई चाल होगी। अगले कुछ दिनों तक मैंने जानबूझकर उससे दूरी बना ली। मैं सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से घर लौटता ताकि हमारा आमना सामना ही ना हो। उसने मुझे मैसेज भी किए पर मैंने बहुत छोटे और रूखे जवाब दिए। शुक्रवार की रात थी। मैं ऑफिस का काम खत्म करके रात के 10 बजे घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो देखा कि हॉल की लाइट अब भी जल रही थी। वो सोफे पर सिमट कर बैठी कोई फिल्म देख रही थी। आहट सुनते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। आ गए? उसने पूछा। मैंने बस एक छोटा सा हूं कहा और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। शेंग के आओ। मैं ठिठक गया। उसकी आवाज बहुत धीमी और नरम थी। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तो फिर तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? मैं उसकी तरफ मुद्दा। वो सोफे पर अपने घुटनों को समेटकर बैठी थी। हॉल की मध्यम रोशनी में उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। मैं तुमसे बच नहीं रहा हूं, मैंने झूठ बोला। उसने फिल्म पॉज कर दी और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोली, झूठ मत बोलो। सोमवार से ही तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, आखिर बात क्या है? मैं सोफे के करीब गया तो मुझे हल्की सी शराब की महक आई। तुमने पी रखी है? बस थोड़ी सी। उसने मेरी तरफ नजरें उठाकर देखा। बिना पिए शायद तुम तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। उसने सोफे पर अपने बगल वाली जगह थपथपाई और कहा, यहां बैठो, कुछ बात करनी है। मैं थोड़ा झिझका पर बैठ गया। टीवी की स्क्रीन पर फिल्म रुकी हुई थी, ठीक उस सीन पर जहां हीरो हीरोइन एक दूसरे को चूम रहे थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शेन की आओ, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। हमें नकली कपल बने 3 महीने हो गए हैं। मेरे मम्मी पापा को सच में लगता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, मैंने कहा, और तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं, ऑफिस के कलीग्स और दोस्तों को भी यही लगता है। तो फिर? उसने मेरी तरफ चेहरा घुमाया। उसकी आंखें नम थीं। तो क्या ये नाटक सच नहीं हो सकता? मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। क्या मतलब? मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। वो मेरे थोड़ा और करीब आई। शेन की आओ, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। तुमने तुमने आज ज्यादा पी ली है। नहीं पी। वो अपनी बात पर अड़ी रही और बड़ी संजीदगी से मेरी आंखों में झांकने लगी। मैं पूरी तरह होश में हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बहुत गर्म थीं। वो बोली, शेन कियाओ, हम एक दूसरे को 24 सालों से जानते हैं। मुझे हमेशा यही लगा कि हमारे बीच सिर्फ पक्की दोस्ती है, पर यह ख्याल तब बदला जब हमने ये नाटक शुरू किया। मैंने अपना सूखता हुआ गला साफ किया और पूछा, जब तुम मुझे शेन कियाओ भैया बुलाती थी तो वो सिर्फ एक्टिंग थी या सच? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मजाक में कहा, तुम बताओ, क्या कोई दोस्त कभी किसी को इस तरह बुलाता है? तो उस दिन ऑफिस आकर सबके सामने अपना हक जताना और मेरी जर्सी पहनना, वो सब भी सच था? हाँ, यहां तक कि उस दिन ब्लैक लिंजरी खरीदना भी। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें नीची की, पर फिर हिम्मत जुटाकर मेरी आंखों में देखा। वो सब मैंने जानबूझकर किया था। उसे देखकर मुझे अचानक बहुत गुस्सा आने लगा। व्हाइटनिंग बिन, तुम मुझे पागल करके ही मानोगी क्या? मैंने क्या किया? उसने हैरानी से पूछा।
पहले तुमने मुझे उकसाया और जब मैं सीरियस होने लगा तो तुमने उसे नाटक कह दिया और अब तुम कह रही हो कि वो सच था। मैं आखिर तुम्हारी किस बात पर यकीन करूं? वो एकदम सन्न रह गई। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या तुम वाकई सीरियस हो गए थे? मैं झटके से खड़ा हो गया। और नहीं तो क्या। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो भी झटके से खड़ी हो गई। शेन कियाओ, तो तुम। तभी अचानक घर की घंटी बजी। हम दोनों वहीं जम गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं दरवाजे तक गया और जैसे ही मैजिक आई से बाहर देखा, मेरे होश उड़ गए। कौन है? निंगबिन ने पीछे से पूछा। मैंने बहुत मुश्किल से शब्द बटोरते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी। दरवाजे के बाहर से दोनों माताओं की चहकती हुई आवाजें आ रही थीं। शेन कियाओ, निंगबिन, दरवाजा खोलो बच्चों। देखो, हम तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आए हैं। मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैंने निंगबिन को पकड़कर कमरे की तरफ धकेला। जाओ, जल्दी से कपड़े बदलो। उसने जैसे ही अपनी छोटी सी नाइट ड्रेस की तरफ देखा, उसका नशा काफूर हो गया और वो तुरंत कमरे की तरफ भागी। मैंने एक लंबी सांस ली और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर दोनों मम्मी खड़ी थीं। उनके हाथों में कबाब और बियर की बोतलें थीं। दोनों के चेहरों पर एक जैसी शरारत भरी मुस्कान थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, मम्मी, आंटी, आप लोग इतनी रात को यहां कैसे? बस यहीं से गुजर रहे थे। देखा कि तुम्हारे घर की लाइट जल रही है तो चले आए। मेरी मम्मी ने गर्दन उचकाकर अंदर झांकते हुए पूछा, निंगबिन कहाँ है? वो तो सो गई है, मैंने झूठ बोला। तभी निंगबिन के कमरे का दरवाजा खुला और वो टी शर्ट और पजामे में बाहर निकल आई। मम्मी, आंटी, आप लोग यहां? उसकी मम्मी ने कबाब मेज पर रखते हुए कहा, तुम दोनों से मिलने चले आए। चलो, अच्छा हुआ तुम जागी हो। साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मैंने और निंगबिन ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों की आंखों में एक ही बात थी। अब हम गए। हॉल की मेज पर अब भी बियर की खाली बोतलें पड़ी थीं। टीवी पर फिल्म अब भी उसी किसिंग सीन पर रुकी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ